अच्छा, ये पूछना है तुमसे सुमित्रा मैंने कि नहीं, सुमित्रा मत बोलो मुझसे। हाँ, अभी शिवा ही हो तुम? हाँ, क्यों? क्या होकर के इस दुनिया में जो पैदा हो जाता है हाँ। वो क्या बार बार बदल जाता है बहन जी? अच्छा, नहीं पहले बदल चुकी हो ना तुम, इसलिए नहीं, पूछ तो रही हूँ। मैं एक बार जब बदल चुकी हूँ, जब मैं एक बार सिवा हो चुकी हूँ, तो क्या बार बार सुमित्रा अच्छा, बन तो सकती तुम हूँ? अभी शिवा ही हो? हाँ, और क्या सुमित्रा बन जाऊंगी? तो सुमित्रा के बारे में तुम कोई बात याद है? नहीं है, नहीं है, वो मैंने पहले ही कहा, वो अब कह रही हूँ। पुनर्जन्म को लेकर हमारे अंदर हमेशा से उत्सुकता रही है कि पुनर्जन्म सच में होता है या ये केवल एक कोरी कल्पना है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूं वो पुनर्जन्म की इकलौती ऐसी कहानी है जिसकी सत्यता पर अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के शोधकर्ताओं ने अपनी मुहर लगाई है। उत्तर प्रदेश की सुमित्रा सिंह नाम की एक औरत कुछ मिनटों के लिए मरकर दोबारा जिंदा हो गई थी, और वो जब जिंदा हुई तब वो सुमित्रा सिंह नहीं थी बल्कि वो शिवा त्रिपाठी बन चुकी थी। कई शोधकर्ताओं ने सुमित्रा के पुनर्जन्म के हर एक पहलू और सबूतों की गहनता से जांच की थी। इसमें भारत की एक शोधकर्ता सतवंत पसरीचा का नाम भी शामिल है। सतवंत पसरीचा ने 1973 के बाद से बच्चों से जुड़े पुनर्जन्म के लगभग 500 मामलों की जांच की है। आज की कहानी की शुरुआत साल 1968 में सुमित्रा नाम की एक बच्ची के जन्म से हुई। सुमित्रा का ठाकुर परिवार उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक गांव अंगद का नगला में रहता था। उसके पिता छोटे सिंह गुजरात के कपड़ा मिल में काम करते थे। पिता के अक्सर बाहर रहने से सुमित्रा का बचपन बहुत अकेले में गुजरा। उसके जीवन में ऐसा बहुत कम बार ही हुआ कि वो एक साथ अपने माँ बाप के साथ रही हो। 5 साल की उम्र से ही सुमित्रा करीब 8 साल तक अपनी बड़ी चचेरी बहन फूलमाला के घर मैनपुरी जिले में रही। सुमित्रा कभी स्कूल नहीं गई। चचेरी बहन ने ही उसे घर पर थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखा दिया। वो रामायण पढ़ लेती थी और काम भर का चिट्ठी लिख लेती थी। 11 साल की उम्र में सुमित्रा की मां गंगा देवी की मौत हो गई। जब सुमित्रा 13 साल की हुई तो उसकी शादी शरीफपुरा के जगदीश नाम के एक व्यक्ति से करा दी गई। शरीफपुरा से अंगद का नगला की दूरी करीब 15 किलोमीटर की थी। उस समय शरीफपुरा गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, स्कूल नहीं थे, कोई हॉस्पिटल या ढंग का कोई डॉक्टर नहीं था, घरों में नल तक नहीं थे। गांव की औरतें कुएं से पानी निकालने जाती थीं। लोग मिट्टी और छप्पर के घरों में रहा करते थे। सुमित्रा भी अपने सास ससुर के साथ छप्पर के घर में रहती थी। उसका पति जगदीश दिल्ली में रहकर नौकरी करता था। नौकरी के कारण जगदीश को अधिकतर घर से दूर ही रहना पड़ता था। शादी के बाद सुमित्रा का अपने सास ससुर के साथ लगाव नहीं हो पाया। ससुराल में भी सुमित्रा अकेली पड़ गई। इसी अकेलेपन में सुमित्रा ससुराल में किसी तरह एक एक दिन काटती रही। शादी के 3 साल बाद दिसंबर 1984 में सुमित्रा के जीवन में एक खुशी आई। सुमित्रा को एक बेटा हुआ। वो हमेशा से एक बच्चे का सपना देखती थी। अब सुमित्रा का अधिकतर समय बच्चे के साथ गुजरने लगा। उसका अकेलापन बहुत हद तक खत्म हो गया। घर के रसोई और दूसरे कामों को निपटाने के बाद सुमित्रा अपने बच्चे के साथ खेलती रहती थी। वो जहां भी जाती अपने बेटे को अपने सीने से चिपकाए रहती थी। साल 1985 की शुरुआत में सुमित्रा अपने बच्चे को गोद में लेकर पानी लेने कुएं के पास जा रही थी। उस दिन सुमित्रा के साथ एक अजीब घटना घटी। अचानक सुमित्रा चलते चलते रास्ते में रुक गई। उसके हाथ से पानी वाली बाल्टी छूटकर नीचे गिर गई। सुमित्रा का पूरा शरीर सख्त हो गया। रास्ते में खड़े कुछ गांव वालों ने बाल्टी गिरने की आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि सुमित्रा किसी मूर्ति की तरह एक ही जगह खड़ी है, ना हिल रही है, ना कुछ बोल रही है। वो लोग सुमित्रा के नजदीक गए। उन्होंने सुमित्रा से पूछा कि उसे कोई परेशानी तो नहीं है। सुमित्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। वैसे ही मूर्ति की तरह एक ही जगह खड़ी रही। गांव वालों ने सुमित्रा के हाथों को देखा। उसकी उंगलियां इतनी जोर से पीछे की ओर मुड़ी हुई थीं कि ऐसा लग रहा था कि उसकी उंगलियां थोड़ा और पीछे गईं तो वो मुड़कर टूट जाएंगी। सुमित्रा की आंखें उसकी खोपड़ी के पीछे की ओर घूम गई थीं। वो दांतों को इतने जोर से पीस रही थी कि उसके जबड़ों के चटकने की आवाज आ रही थी। सुमित्रा का बच्चा अभी भी उसकी गोद में बंधा हुआ था। बच्चा भी जोर जोर से रोने लगा। जल्दी ही वहां और लोग भी इकट्ठा हो गए। सुमित्रा की अजीब हालत देखकर गांव वाले डर गए। कुछ मिनट बीतने के बाद अचानक सुमित्रा की हालत सामान्य हुई। ऐसा लगा जैसे कि वो किसी समाधि से जागी हो। सुमित्रा ने अपना सिर हिलाया, अपनी आंखें फड़फड़ाई। फिर उसने अपने आसपास देखा। चारों तरफ से लोगों ने उसे घेर रखा था। अपने आसपास लोगों की भीड़ देखकर वो घबरा गई।
उधर उसका बच्चा भी लगातार रोए जा रहा था। सुमित्रा ने झट से अपनी बाल्टी उठाई, एक हाथ बच्चे के ऊपर रखा और भीड़ से बाहर निकल गई। वो कुएं पर गई, बाल्टी में पानी लिया, फिर अपने घर लौट आई। रास्ते में उसके साथ जो भी हुआ था उसने किसी से भी उस घटना का जिक्र नहीं किया। सुमित्रा को लगा कि उसकी बेहोशी का कारण तनाव और नींद की कमी थी, क्योंकि हाल ही में वो मां बनी थी। सुमित्रा ने जल्द इस बात को भुला दिया और एक बार फिर से अपने घरेलू कामों में लग गई। घटना को बीते कुछ हफ्ते हो गए। एक दिन सुमित्रा रसोई के काम में लगी हुई थी। उसके सास ससुर जब रसोई घर में गए तब उन्होंने देखा कि सुमित्रा अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर झुकाए बहुत सख्ती से खड़ी है। उसकी आंखें उसकी खोपड़ी के चारों ओर घूम रही हैं। सुमित्रा अचानक से एक बार फिर से ट्रांस में चली गई थी। उसके सास ससुर ने उसे झकझोरा, पर वो ट्रांस से बाहर नहीं आई। इस बार वो 10 मिनट तक ट्रांस में रही और जब वो होश में आई तब उसे याद ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। मई 1985 तक सुमित्रा के साथ ऐसी घटनाएं अक्सर होने लगी थीं। अब वो एक बार में घंटों तक ट्रांस में रहती थी। सुमित्रा में बस एक चीज बदल गई थी, वो थी उसका बोलना। अब उसने ट्रांस में बोलना शुरू कर दिया था। वो अजीब तरह की बातें करती थी। बार बार ट्रांस में चले जाने पर सुमित्रा का कहना था कि उसके ऊपर संतोषी माता का साया है। एक बार ट्रांस में जाने के बाद सुमित्रा शरीफपुरा की एक महिला बनकर बात करने लगी। सुमित्रा के ट्रांस में बोलने की आदत से पता चला कि वो औरत कुएं में डूबकर मर गई थी। सुमित्रा की हालत जब खराब होती चली गई तब ससुराल वाले उसे डॉक्टर के पास दिखाने ले गए। डॉक्टर ने सुमित्रा की जांच पड़ताल की। डॉक्टर सुमित्रा की बीमारी को समझ नहीं पाया। उसे सुमित्रा में कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। उसे सुमित्रा बिल्कुल स्वस्थ लग रही थी। चेकअप के बाद सुमित्रा घर आ गई। डॉक्टर को दिखाने के कुछ समय तक मामला बिल्कुल ठीक रहा, पर 16 जुलाई 1985 को सुमित्रा एक बार फिर से ट्रांस में चली गई। उस समय वो खाना बना रही थी। इस ट्रांस में सुमित्रा एकदम शांत थी। उसने इस ट्रांस में एक भविष्यवाणी की। उसने कहा कि मैं 3 दिनों में मर जाऊंगी। सुमित्रा की इस भविष्यवाणी को सुनकर उसके पति और ससुराल वाले सभी घबरा गए। सुमित्रा जब ट्रांस से बाहर आई तब उसके पति जगदीश ने उसके मरने वाली भविष्यवाणी के बारे में उसे बताया। सुमित्रा का एक बच्चा था। माँ को अपने बच्चे की ही चिंता होती है। सुमित्रा खुद से ज़्यादा अपने बच्चे की फिक्र करके रोने लगी कि अगर वो नहीं रहेगी तो उसके बच्चे का क्या होगा। जगदीश ने सुमित्रा को हिम्मत दी कि ऐसी चीज़ों पर भरोसा नहीं करते, ये सब होने वाला नहीं है। भले ही किसी को सुमित्रा की भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं था, फिर भी ससुराल वाले सावधानी बरतने लगे थे। सुमित्रा का पति जो बाहर नौकरी करता था, नौकरी छोड़कर बच्चे और सुमित्रा की देखभाल करने लगा। भविष्यवाणी के बाद से सुमित्रा अपने बच्चे को गोद में नहीं लेती थी। उसे डर था कि अचानक बेहोशी की वजह से वो बच्चे को नुकसान पहुंचा देगी। भविष्यवाणी का दिन करीब आता जा रहा था। 16 तारीख बीत गई, 17 बीत गई, 18 भी बीत गई, 19 तारीख आई। सुमित्रा ने सोच लिया था कि 19 जुलाई को वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिससे उसकी जान जाने का खतरा हो। उस दिन उसने खाना नहीं बनाया ताकि वो आग से ना जले। उसने चलना भी बंद कर दिया ताकि वो जमीन पर ना गिर जाए। 19 जुलाई 1985 की शाम तक सुमित्रा बिल्कुल ठीक थी। सब कुछ नॉर्मल था। सुमित्रा की सास रात का खाना बना रही थी। दिन भर घर में एक जगह पड़े पड़े सुमित्रा उकता गई थी, इसीलिए वो ताज़ी हवा खाने के लिए घर से बाहर निकल गई। घर से बाहर निकलते ही उसे पड़ोस की एक महिला दोस्त दिखी। दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया। उस नमस्कार के बाद ही अचानक सुमित्रा जहाँ खड़ी थी वहीं फ्रीज हो गई। उसकी पुतलियाँ ऊपर चढ़ गई। वो एक बार फिर से ट्रांस में चली गई। सुमित्रा की अचानक इस तरह ट्रांस में चले जाना अब गांव वालों के लिए कोई नई बात नहीं रह गई थी। सुमित्रा को ऐसे हालत में देखने की लोगों को आदत हो गई थी। पहले तो सुमित्रा की दोस्त भी सुमित्रा को देखकर घबराई नहीं। उसके लिए भी सुमित्रा का ट्रांस में जाना एक आम घटना थी, पर इस बार सुमित्रा कुछ अलग कर रही थी। उसने अपने हाथों को अपने माथे तक उठाया और फिर आसमान में देखते हुए किसी चीज पर बेतहाशा पंजा मारने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। सुमित्रा ने इस बार कुछ नया किया था। सुमित्रा की दोस्त ये देखकर डर गई। अचानक फिर सुमित्रा ने पंजा मारना रोक दिया। उसने अपने हाथों को नीचे कर लिया। उसके मुंह से अजीब सी भयानक आवाज़ निकलने लगी। फिर उसकी आवाज़ धीमी होती गई।
सुमित्रा की दोस्त ने देखा कि सुमित्रा भले ही सीधी खड़ी थी पर अब वो सांस नहीं ले रही थी। सुमित्रा की दोस्त डर से रोने चिल्लाने लगी। जैसे ही रोने चिल्लाने की आवाज़ सुमित्रा के ससुराल वालों और पड़ोसियों ने सुनी, वो अपने घरों से बाहर निकल आए। सब सुमित्रा को घेर कर खड़े हो गए। लोगों ने गांव के एक डॉक्टर को बुलाया। वो डॉक्टर हल्के फुल्के रोगों में लोगों को दवाइयाँ देता था। उस डॉक्टर ने सुमित्रा के धड़कनों की जांच की, उसके पल्स को भी देखा। काफ़ी जांच पड़ताल कर लेने के बाद डॉक्टर ने हैरानी से कहा कि सुमित्रा मर चुकी है। जैसे ही सुमित्रा के ससुराल वालों ने डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनी, वो दहाड़ मार कर रोने लगे। सुमित्रा जो अभी भी बर्फ की तरह जमी खड़ी थी, गांव वालों ने उसे पीठ के बल जमीन पर लिटा दिया और उसकी पलकों को बंद कर दिया। सुमित्रा का शरीर किसी लाश की तरह बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। लोगों के अंदर एक भय पैदा हो गया था कि जिस औरत ने ट्रांस में अपनी ही मौत की भविष्यवाणी की थी, वो सच कैसे हो गई। लोग कई तरह की बातें करने लगे। अधिकतर का मानना था कि इस घटना के पीछे काली शक्तियों का हाथ है। लोगों का कहना था कि सुमित्रा पर किसी भूत प्रेत का साया था और उसी ने उसे मार डाला है। कुछ लोग सुमित्रा के दाह संस्कार की तैयारी में भी लग गए। इधर गांव की औरतें सुमित्रा के शव के पास बैठकर शोक मनाने लगीं। उसी समय एक औरत की नजर सुमित्रा की बंद आंखों पर पड़ी। सुमित्रा की आंखें तो बंद थीं, पर उसकी पुतलियां गोल गोल घूम रही थीं। उस औरत ने जैसे ही ये देखा, वो चिल्लाते हुए वहां से दूर हट गई। बाकी औरतें भी डरकर वहां से हट गईं। अपनी मौत के कुछ ही देर बाद सुमित्रा ने अपनी आंखें खोल लीं और वो उठकर बैठ गई। वो अपने आसपास घूरती औरतों को देखने लगी। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसकी सांसें और धड़कनें बंद हो चुकी हों, वो जिंदा कैसे हो सकता है। जिंदा होने के बाद सुमित्रा बहुत बदली बदली नजर आ रही थी। उसने अपने ससुराल वालों को पहचानने से इनकार कर दिया। वो ना अब अपने सास ससुर को पहचानती थी, ना अपने पति को पहचानती थी। घर वाले सुमित्रा के इस व्यवहार से हैरान हो गए। सुमित्रा के बेटे को उसके पास लाया गया। जिस बेटे को सुमित्रा हर घड़ी अपने सीने से चिपकाए रहती थी, सीधा सीधा उसने बच्चे को ये कहते हुए खुद से दूर कर दिया कि ये मेरा बच्चा नहीं है। सुमित्रा की इन हरकतों से परिवार वालों को लगा कि चलो अभी इसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है, मौत के मुंह से लौट कर आई है। शायद इसी वजह से वो सदमे में है और किसी को पहचान नहीं पा रही है। गांव वालों ने भी परिवार को समझाया कि सुमित्रा को थोड़ा आराम देना चाहिए, कुछ दिनों में फिर से सब ठीक हो जाएगा। सुमित्रा को आराम करने के लिए छोड़ दिया गया। 2-4 दिन बीत गए। सुमित्रा तब ठीक ठाक लगने लगी थी। सुमित्रा के ससुराल वाले उसके पास गए। एक बार फिर से उससे परिवार के लोगों को पहचानने के लिए कहा। सुमित्रा इस बार भी किसी को पहचान नहीं पाई, न अपने सास ससुर को, न अपने बच्चे को, न ही अपने पति को। सुमित्रा ने कहा कि मुझे नहीं पता है कि मैं कहाँ हूँ, आप लोग कौन हैं। जगदीश ने अपनी पत्नी को प्यार से समझाया कि ये तुम्हारा घर है, ससुराल है तुम्हारा, तुम मेरी पत्नी सुमित्रा हो, तुम्हारा एक बेटा भी है। जगदीश की बात सुनकर सुमित्रा ने कहा कि ये मेरा परिवार नहीं है, मैं सुमित्रा नहीं हूँ, मेरा नाम तो शिवा त्रिपाठी है, मैं इटावा में पली बड़ी हूँ और ससुराल मेरा दिबियापुर में है। उसने अपने पति का नाम छेदीलाल बताया। अपने 2 बच्चों के भी नाम बताया उसने, रिंकू और टिंकू। सुमित्रा ने बताया कि ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी थी। सुमित्रा जो कि शिवा होने का दावा कर रही थी, उसने आगे कहा कि उसकी ननद ने उसके सिर पर ईंट से मारा था। फिर ससुराल वाले उसके शरीर को रेलवे ट्रैक पर ले जाकर रखा है ताकि उसकी मौत को आत्महत्या दिखाया जा सके। सुमित्रा बार बार दिबियापुर अपने बच्चों के पास जाने की जिद करने लगी। सुमित्रा की इन बातों को सुनकर जगदीश और उसके माँ बाप को लगा कि सुमित्रा के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। उन्होंने उसे भूत प्रेत भगाने वाले एक ओझा को दिखाया, पर कोई बात नहीं बनी। इस शिवा वाले दावे से पहले भी सुमित्रा के शरीर पर शरीफपुरा की एक औरत ने कब्जा किया था, जिसने कुएं में कूदकर अपनी जान दी थी। वो ये भी कहती थी कि संतोषी माता का उसके शरीर पर साया है। सुमित्रा के इस पास्ट को देखकर उसके ससुराल वालों ने सुमित्रा की बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं की। उन्हें लगा कि सुमित्रा पहले की तरह ही सही हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। सुमित्रा शरीफपुरा के अपने सास ससुर, पति जगदीश और अपने बच्चे को पहचानने से मना करती रही। ये देखते हुए अंगद का नगला से उसके पिता छोटे सिंह को शरीफपुरा बुलाया गया। सुमित्रा अपने पिता को ही नहीं पहचान पाई। उसने साफ कह दिया कि मैं इन्हें जानती ही नहीं। जिस बड़ी चचेरी बहन फुलमाला ने सुमित्रा को 5 साल की उम्र से पाला था,
सुमित्रा ने उस चचेरी बहन को भी पहचानने से इनकार कर दिया। सुमित्रा पहले अपने पति जगदीश को गुड्डी के भैया कहकर पुकारती थी। गुड्डी जगदीश की बहन का नाम था, पर जब से सुमित्रा मरकर जिंदा हुई थी वो अपने पति को ठाकुर साहब कहकर पुकारने लगी थी। अपने ससुर को सुमित्रा पहले चाचा कहती थी, पर अब वो उन्हें पिताजी कहकर बुलाने लगी थी। सुमित्रा के रहन सहन में भी अचानक बहुत बदलाव आ गया। वो गांव की महिलाओं से अलग शहरी ढंग से साड़ी पहनने लगी थी। जो सुमित्रा कभी स्कूल नहीं गई थी, चचेरी बहन की वजह से थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकती थी, अचानक से धारा प्रवाह हिंदी बोलने लगी थी। वो अब अच्छे से हिंदी लिख भी सकती थी। सुमित्रा में इस तरह के कई सारे बदलाव हुए। इसे शिवा का पुनर्जन्म कह लें या फिर सुमित्रा के शरीर पर शिवा का कब्जा कह लें, ये खबर शरीफपुरा से 2 किलोमीटर दूर एक गांव मुर्रा के लोगों तक पहुंची। मुर्रा की कुछ लड़कियों की शादियां दिबियापुर में हुई थी। उन लड़कियों से बात दिबियापुर तक पहुंच गई। उस वक्त राम सिया त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति किसी काम से इटावा जिले से दिबियापुर गए हुए थे। वे एक कॉलेज में लेक्चरर थे। उनके 5 बच्चे थे। उन्हीं में से एक लड़की का नाम शिवा त्रिपाठी था। दिबियापुर में शिवा का ससुराल भी था। 19 मई 1985 को उनकी बेटी शिवा की लाश फफूद रेलवे ट्रैक पर मिली थी। जब राम सिया त्रिपाठी दिबियापुर पहुंचे तब उन्हें अफवाह सुनने को मिली कि उनकी मरी हुई बेटी शिवा ने दूर के एक गांव की औरत के शरीर को अपने कब्जे में ले लिया है। इस अफवाह को सुनकर राम सिया त्रिपाठी चौंक गए। इस अफवाह में उनकी बेटी का नाम जुड़ा हुआ था। उन्होंने इस अफवाह की सच्चाई जानने का मन बना लिया। राम सिया त्रिपाठी कभी शरीफपुरा नहीं गए थे, ना ही उन्हें पता था कि शरीफपुरा किस जगह है। उन्होंने इटावा में रह रहे मुर्रा गांव के एक आदमी को खोज निकाला। उन्होंने उस आदमी से इन अफवाहों का पता लगाने के लिए कहा। मुर्रा का वो आदमी जब अपने गांव गया तब उसने इन अफवाहों की जांच की। शिवा के कब्जे वाली अफवाह सच निकली। इसके बाद राम सिया त्रिपाठी 20 अक्टूबर 1985 को अपने एक रिश्तेदार बालेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी के साथ शरीफपुरा गांव गए। साथ में वो अपने परिवार का फोटो एल्बम भी ले गए। जब राम सिया सुमित्रा के घर शरीफपुरा पहुंचे तो वहां उन्होंने सुमित्रा के ससुराल वालों को अपना परिचय दिया कि मैं शिवा का पिता राम सिया त्रिपाठी हूं। राम सिया और उनके रिश्तेदार को इज्जत के साथ बैठाया गया। सुमित्रा का पति जगदीश घर में गया और उसने सुमित्रा को बताया कि शिवा के पिता आए हैं। सुमित्रा ने जब राम सिया त्रिपाठी को देखा तो उन्हें पापा कहकर रोने लगी। शिवा भी राम सिया को पापा ही कहा करती थी। सुमित्रा ने बालेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी को भी पहचान लिया। उसने बताया कि ये उसकी मामी के पिता हैं। राम सिया ने सुमित्रा से सवाल किया कि शिवा के घर का नाम क्या था। सुमित्रा ने 2 नाम बताए, अरुणा और शिवशंकर। दोनों नाम सही थे। राम सिया त्रिपाठी ने फोटो एल्बम की कुछ तस्वीरें सुमित्रा के सामने रख दी। सुमित्रा ने 18 साल पहले ली गई एक तस्वीर को देखकर एक एक करके बताती गई कि ये शिवा की माँ है, ये उसके पिता हैं, दादी हैं, भाई बहन हैं और ये खुद शिवा है। उसने दूसरी तस्वीरों में अपने 5 भाई बहन और मामा मामी की सही पहचान की। उसने तस्वीरों में अपने दोनों बच्चों रिंकू और टिंकू को भी पहचान लिया। इसके बाद राम सिया त्रिपाठी ने सुमित्रा के सामने एक और तस्वीर रखी और कहा कि इसे पहचान कर दिखाओ कि ये कौन है। शिवा ने उस तस्वीर को गौर से देखा और कहा कि ये तस्वीर मेरी ननद यानी शिवा की ननद रमा कांति की है। सुमित्रा ने कहा कि इसी ने उसके सिर पर ईंट से मारा था। सुमित्रा के इस खुलासे के बाद ही राम सिया त्रिपाठी समझ गए कि उसके सामने खड़ी लड़की सुमित्रा नहीं बल्कि सुमित्रा के शरीर में उनकी बेटी शिवा है। सुमित्रा ने बताया कि उसके पास यानी शिवा के पास एक स्पेशल पीली साड़ी थी। उसने शिवा की घड़ी रखने की जगह भी बताई। सुमित्रा ने कहा कि उस घड़ी को उसने अपने मायके में एक बक्से के अंदर रखा है। उसने 2 स्कूलों के नाम भी बताए जहां शिवा ने पढ़ाई की थी, सर्वोदय कॉलेज और सोरावल इंटरमीडिएट कॉलेज। इतना सब सुनने के बाद राम सिया त्रिपाठी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुमित्रा से कहा कि जो भी तुमने बातें बताई हैं वो सारी सच हैं। अगले दिन सुमित्रा और जगदीश राम सिया त्रिपाठी के साथ इटावा उनके घर गए। वहां एक कमरे में कई औरतें एक साथ खड़ी थीं। राम सिया त्रिपाठी ने सुमित्रा से कहा कि जाओ अपनी माँ से मिल लो। सुमित्रा ने जोर देते हुए कहा कि इन औरतों में मेरी माँ नहीं है। सुमित्रा दूसरे कमरे में गई और उसने एक महिला के पैर छुए और उन्हें गले लगा लिया। वो महिला सच में शिवा की माँ राम रानी थी।
शिवा त्रिपाठी की ये पुनर्जन्म वाली कहानी अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के शोधकर्ता प्रोफेसर इयान स्टीवेंसन, निकोलस मैकलिन राइस और बेंगलुरु की डॉक्टर सतवंत पसरीचा तक पहुंची। स्टीवेंसन और पसरीचा साथ में पुनर्जन्म के कई मामलों पर काम कर चुके थे। आगे चलकर इन लोगों के अलावा भी इस मामले में कई और शोधकर्ता जुड़ गए। खैर, तीनों शोधकर्ताओं ने सुमित्रा और शिवा के परिवार के सदस्यों और उन्हें जानने वाले लोगों का इंटरव्यू लिया। वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई, ये जानने के लिए कि शिवा और सुमित्रा के परिवारों के बीच पहले से कोई संबंध तो नहीं था। दोनों परिवार शिवा के पुनर्जन्म से पहले एक दूसरे को जानते तो नहीं थे। शोधकर्ताओं ने राम सिया त्रिपाठी का भी इंटरव्यू लिया। राम सिया ने उन्हें अपनी बेटी की मौत की कहानी सुनाई। शिवा के ससुराल वाले शिवा को बहुत प्रताड़ित करते थे। वो शिवा की ऊंची शिक्षा और शहरी रहन सहन से बहुत चिढ़ते थे। घर में बात बात पर उसे दहेज के लिए परेशान किया जाता था, उसे मारा पीटा जाता था। शिवा होम इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट थी, वो आगे भी पढ़ना चाहती थी। मई 1985 में उसे एक एग्ज़ाम देना था, पर ससुराल वालों ने उसे एग्ज़ाम में शामिल होने से मना कर दिया। इसके लिए उसके ससुराल वालों ने उसे मारा भी। शिवा ने 18 मई 1985 को अपने एक मामा से शिकायत की थी कि उसकी सास और उसकी ननद ने उसे बहुत मारा है। इस मारपीट के अगले ही दिन 19 मई 1985 को शिवा की लाश फफूंद स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिली। शिवा के पूरे शरीर में कहीं भी चोट के निशान नहीं थे, सिवाय उसके सिर के चोटों को छोड़कर। शिवा की लाश मिलने के तुरंत बाद ही उसके ससुराल वालों ने जानबूझकर जल्दबाजी में लाश का दाह संस्कार कर दिया। यहाँ तक कि उसकी लाश जल्दी जल जाए, इसके लिए लकड़ियों पर मिट्टी का तेल डाल दिया गया। जब तक शिवा के पिता राम सिया बेटी का आखिरी बार चेहरा देखने के लिए दिबियापुर पहुंचते, ससुराल वालों ने शिवा की लाश को जलाकर राख कर दिया। राम सिया त्रिपाठी के परिवार ने शिवा की मौत पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने दलील दी कि अगर शिवा की मौत ट्रेन से लड़कर हुई थी तो फिर केवल उसके सिर में ही चोट क्यों लगी, बाकी का शरीर चोटों से कैसे बचा रह गया। लोगों का कहना था कि शिवा के ससुराल वालों ने ही उसे मारकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था, ताकि शिवा की मौत दुनिया की नज़र में आत्महत्या लगे। कई लोगों ने शिवा के ससुराल वालों को शिवा के शरीर के साथ फफूंद रेलवे स्टेशन के पास देखा था। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तब ससुराल वालों ने कह दिया कि वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। राम सिया त्रिपाठी ने शिवा के ससुराल वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, पर कुछ ही दिनों बाद सबूतों की कमी के चलते सब रिहा हो गए। शिवा की मौत की कहानी कुछ स्थानीय अखबारों तक भी पहुंची। अखबारों ने शिवा की मौत की कहानी अखबारों में छापी। कहानी के साथ शिवा के माँ बाप के नाम भी छपे थे। अब शोधकर्ताओं ने ये पता लगाना शुरू किया कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि इटावा और दिबियापुर के अखबारों से ये खबर करीब 100 किलोमीटर दूर शरीफपुरा गांव सुमित्रा के पास पहुंच गई हो और उसी की वजह से वो सुमित्रा से शिवा बन गई हो। एक संभावना ये भी थी कि जिस तरह सुमित्रा के शिवा बनने वाली खबर शरीफपुरा से मुर्रा, फिर मुर्रा से दिबियापुर पहुंच गई थी, वैसे ही शिवा के मरने की खबर और उसके माता पिता और बच्चों के नाम भी दिबियापुर से ट्रैवल करते हुए शरीफपुरा सुमित्रा तक पहुंच गए हों। शोधकर्ताओं ने दिबियापुर और मुर्रा दोनों जगहों पर बहुत समय बिताया। कई लोगों के इंटरव्यू भी किए, तथ्यों की जांच की। इन सबसे शोधकर्ताओं को ये पता चला कि शिवा की मौत वाली बात मुर्रा से शरीफपुरा तक नहीं पहुंची थी। ना ही अखबारों से ही सुमित्रा या शरीफपुरा का कोई व्यक्ति शिवा की मौत के बारे में जान पाया था। सबने शिवा के बारे में तभी जाना जब सुमित्रा मरकर जिंदा हुई और उसने दावा किया कि वो शिवा त्रिपाठी है। यानी सुमित्रा कोई ढोंग नहीं कर रही थी, उसके शरीर पर सचमुच शिवा ने कब्जा किया था। सुमित्रा बाद में राम सिया त्रिपाठी को चिट्ठियां लिखने लगी थी। उन चिट्ठियों में सुमित्रा की लिखने की शैली बिल्कुल शिवा की लिखने की शैली जैसी लग रही थी। शोधकर्ताओं ने कहा कि सुमित्रा कभी स्कूल नहीं गई, वो बहुत मामूली लिखना जानती थी। उसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल शिवा जैसी तो नहीं लग रही थी, पर पुनर्जन्म के बाद उसकी लिखावट क्लास 10th के बच्चे जैसी हो गई थी। काफी गहन जांच पड़ताल और लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद शोधकर्ताओं को यह मानना पड़ा कि शिवा का सुमित्रा के शरीर में पुनर्जन्म हुआ था। आगे चलकर सुमित्रा, जो कि शिवा बन चुकी थी, उसने जगदीश को ही अपने पति के रूप में अपना लिया। वो अपने बेटे का ख्याल रखने लगी।
उसने कहा कि अगर वो सुमित्रा के बच्चे का ख्याल रखेगी तो भगवान उसके दोनों बेटों रिंकू और टिंकू का ख्याल रखेंगे। रिंकू और टिंकू अपने बुआ के साथ रहते थे, जिसके ऊपर शिवा की हत्या का आरोप था। सुमित्रा और उसका पति जगदीश राम सिया त्रिपाठी के यहाँ इटावा में रहने चले गए। वहीं जगदीश को एक नौकरी भी मिल गई। आगे चलकर जगदीश का मन इटावा में नहीं लगा। वो अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ वापस शरीफपुरा गांव अपने माँ बाप के पास लौट आया। दोनों पति पत्नी पूरी जिंदगी शरीफपुरा गांव में ही रहे। धीरे धीरे राम सिया त्रिपाठी के परिवार ने भी सुमित्रा से दूरी बना ली और उन्हें अपनी जिंदगी जीने के लिए छोड़ दी। साल 1987-88 तक सुमित्रा पर शिवा का साया रहा। इसके बाद वो सुमित्रा बनकर ही रही। राम सिया त्रिपाठी को बाद में किसी से पता चला कि साल 1998 में सुमित्रा की मौत हो गई थी। सुमित्रा की मौत से वो बहुत दुखी हुए। सुमित्रा के साथ साथ उनकी बेटी शिवा भी हमेशा के लिए चली गई। साल 2008 में सुमित्रा के पति जगदीश की भी मौत हो गई। तो ये कहानी थी शिवा त्रिपाठी के पुनर्जन्म की। अगली कहानी में जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।